हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। इसमें हम देखेंगे जीएस 1 के पेपर में आए हुए 2014 के प्रश्न को किस तरीके से उत्तर फ्रेम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस 1 का प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर का। 2014 में आया था और 150 शब्दों में आपको लिखना है, यानी कि ये 10 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर इसे इनकोड करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों डिसिप्लिन्स के अनेक विख्यात विद्वानी व्यक्तित्व संबंधित थे। उसकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण उसकी कीर्ति फैली, लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता। चर्चा कीजिए। क्लियर। कई सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि इतना बड़ा प्रश्न पढ़ने में इतना समय चला जाएगा, तो इसका उत्तर कितना छोटा हम लिखेंगे। तो वास्तव में यही बात है ना, कि इस प्रश्न में आधी से ज़्यादा बातें आपके उपयोग की नहीं है। जैसे यहाँ से लेके इतनी बातें आपके उपयोग की नहीं है। ये केवल बस भूमिका बनाने के लिए और आपको डराने के लिए इतना बड़ा आंसर गढ़ा गया है। क्लियर। आंसर वास्तव में है कहाँ से? आंसर है आपका यहाँ से, कि उसकी जो रणनीतिक अवस्थिति थी वो, और जिसके कारण उसकी कीर्ति फैली, और नालंदा के विपरीत इसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय क्यों नहीं माना जाता। और जो सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है वो यहीं से है, लेकिन नालंदा के विपरीत। क्लियर। अर्थात ऊपर की जितनी भी लाइनें हैं ना, वो सारी की सारी वेस्ट हैं। आपको बस संदर्भ के रूप में उसे लेना है, क्योंकि उसमें तक्षशिला का गुणगान किया गया है और बाद में बताया गया कि आज उसकी प्रासंगिकता इतनी कम क्यों हो गई नालंदा की अपेक्षा। क्लियर। तो अब आपको ये उत्तर काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इनकोड करते जाते हैं। प्रश्न है आपका, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं, ये हमको पता है। चलो, दूसरा है, जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों के अनेक विख्यात विद्वानी व्यक्तित्व संबंधित थे। ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। क्लियर। फिर हम देखते हैं उसकी रणनीतिक अवस्थिति। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रणनीतिक अवस्थिति का क्या मतलब है। जिसके कारण उसकी कीर्ति फैली। क्लियर। यानी कि रणनीतिक स्थिति का मुख्य कारण था उस समय उसकी कीर्ति को फैलाने में योगदान था। ठीक। अब आपसे इसने क्या पूछा है? अब आपसे इसने कहा है कि लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता या नहीं समझा जाता। चर्चा कीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न को इसलिए लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है। अर्थात वर्तमान समय में हम किसी भी विद्यालय को विश्वविद्यालय किन कैटेगरीज के बेस पे डिफाइन करते हैं। क्लियर। अब समझ में आ रहा? यानी कि अगर हम आपको वो क्वालिटीज़ बता दें जिनके बेस पर आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव रखी जाती है, तो आप फिर तुलनात्मक अध्ययन कर ये बता सकते हैं क्या नालंदा में, क्या तक्षशिला में वो फीचर्स विद्यमान हैं और क्या वो फीचर नालंदा में हैं। तो हम जब ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमारा आंसर काफ़ी आसानी से निकल आता है, और फिर लास्ट में हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे। जैसा कि आप जानते हो कि नालंदा को बनाया गया था एडी में, लगभग 450 एडी के आसपास, गुप्ता टाइम पीरियड में कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया। और जबकि आपको पता है जो तक्षशिला है वो मौर्यन टाइम पीरियड से चर्चा में है। ठीक है। यानी कि मगध जब उत्कर्ष हुआ था मगध का, तब से ही ज़्यादा चर्चा में है। तो आप देख सकते हो लगभग 700 वर्षों का अंतर है। तो इन वर्षों के अंतर के कारण भी कई सारे ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन आए जिन्होंने तक्षशिला की प्रासंगिकता को कम कर दिया। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं, और जिसमें भारत को सॉफ्ट पावर के रूप में आप कह सकते हो लुक ईस्ट पॉलिसी में काफ़ी मददगार साबित हुआ। आप ऐसे कह सकते हो। क्लियर। तो आप इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो आप ये प्रश्न समझ गए ना, कि वास्तव में इस प्रश्न में ऊपर की जितनी भी बातें हैं, चाहे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था, ये किसी काम की नहीं है।
ये बस बातें आपको बता रहा, गुणगान कर रहा है कि वास्तव में तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या था। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इसी इमोशंस में आकर तक्षशिला के बारे में आप पूरी कहानी लिख डालोगे, फिर दूसरे पैरा से आप नालंदा की कहानी लिख दोगे और निष्कर्ष आप दे दोगे कि अच्छा इसलिए इसे विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। क्लियर? जहाँ पे प्रश्न की डिमांड है वहाँ से आपको अपने उत्तर को गढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये वास्तव में इतनी आपसे प्रश्न की डिमांड की गई है और आपको इसी बेस पर अपने पूरे उत्तर को 150 शब्दों में गढ़ना है। क्लियर? तो इसका इनकोडिंग वर्जन मैंने आपको बता दिया, फिर भी पॉइंट फॉर्म में आप देख सकते हो कि क्या है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के गुणगान किया गया तो ये हमारे किसी काम का नहीं। दूसरा, विश्वविद्यालय की कीर्ति का कारण क्या बताया, तो आपको पता होगा क्या थी, ये रणनीतिक इसकी एक कीर्ति थी। रणनीतिक कीर्ति का मतलब क्या था कि ये कहाँ पे था, आपको पता होना चाहिए। आप जब मैप बनाते हो तो आपको पता है ना, पाकिस्तान के आधुनिक पंजाब प्रोविंस में इस समय ये स्थित है। और आपको पता हो कि जो पाकिस्तान का ये जैसे पंजाब प्रोविंस है, ये आप कह सकते हो ये इंडिया है। ठीक है, तो आप, हाँ, ये आप मान सकते हो, ये जैसे मान लीजिए आप इंडिया है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये है क्या, तक्षशिला। ठीक, अब तक्षशिला जब यहाँ पर आपको मिलेगा तो आप समझ सकते हो कि ये मार्ग एक था उत्तरापथ का ऐसे, ठीक है, जिसको आज आप NH2 कहते हो। ठीक, दूसरा मार्ग था कौन सा, वो नॉर्थन वेस्ट का उत्तर पश्चिमी मार्ग। तीसरा मार्ग कौन सा था, सिंधु का। सिंधु के मार्ग को ही आप रेशम मार्ग कहते हो। और आपको पता हो यहाँ पे कुषाणों ने कब्जा कर लिया था, जिस कारण वो व्यापार में बिचवानी के रूप में काफ़ी फायदेमंद रहे। तो आप देख सकते हो कि इसकी सामरिक स्थिति कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ उत्तर पश्चिमी मार्ग, दूसरी तरफ सिंधु का मार्ग, तीसरी तरफ उत्तरापथ जो पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ता है। क्लियर? तो आप ऐसे इसका मूल्यांकन कर सकते हो, इसका मैप आप आगे बना सकते हो। ठीक, तो आप देखोगे अपितु वर्तमान में, एक मिनट, हाँ, अपितु वर्तमान में नालंदा की जो भांति है विश्वविद्यालय का इसे दर्जा क्यों नहीं दिया गया, आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हो और फिर आप अपना निष्कर्ष लिखोगे। तो देखते हैं कि किसी को विश्वविद्यालय देने के दर्जे के पीछे वो आधुनिक परिभाषा कौन सी है। तो जब भी हम किसी को विश्वविद्यालय का दर्जा देते हैं उसके अंतर्गत कई सारे फीचर्स होने चाहिए, जैसे वहाँ पे ढेर सारे शैक्षणिक कक्ष हों, अर्थात जहाँ पे शिक्षा दी जा रही हो उन कक्षों की उपस्थिति हो, साथ ही बुक्स का मैनेजमेंट हो यानी कि पुस्तकालय हो, स्टूडेंट्स के रहने के लिए छात्रावास हो, साथ ही जो शिक्षक हैं उनके रहने का भी एक स्थान हो, शिक्षण व केंद्रीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो, अर्थात जो शिक्षण व्यवस्था होगी वो हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी, पाली में होगी, किस भाषा में होगी इसकी व्यवस्था हो, साथ ही जिस भाषा की होगी वो पाठ्यक्रम कैसा है, उस पाठ्यक्रम की अनुकूलता कैसी है, इस पर भी चर्चा हो। इसके अलावा परीक्षा पद्धति की वहाँ पे प्रणाली विद्यमान हो, केवल ये ना हो कि हमने पाठ्यक्रम कंप्लीट करा दिया, जय हिंद जय भारत, उनका एग्जामिनेशन ना किया जाए। और अगर आप उनका एग्ज़ाम लेते हो और उस एग्ज़ाम में अगर वो उत्तीर्ण आते हैं तो उन्हें योग्यता के आधार पर उपाधियों का वितरण भी करो। साथ ही आप शिक्षण व्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाओ, वहाँ पे लचीलापन ना हो कि हाँ विद्यार्थी आ रहे ठीक है, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, ऐसा सिस्टम ना हो। ठीक है, इसके अलावा शिक्षकों को सहायता प्राप्त हो किस चीज़ की, कि मान लीजिए अगर कोई शिक्षक इनोवेशन को प्रमोट करना चाहता है, अगर कोई शिक्षक साइंस टेक को वहाँ पे प्रमोट करना चाहता है तो उसको वित्तीय मदद सरकार की ओर से मिलती रहे। इतने सारे फीचर अगर किसी भी विश्वविद्यालय में होते हैं तो उसे हम आधुनिक संदर्भ में विश्वविद्यालय की संज्ञा दे सकते हैं। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो, ढेर सारे शैक्षणिक कक्ष नालंदा में तो हैं बट तक्षशिला में नहीं है। नालंदा में पुस्तकालय तो है बट तक्षशिला में नहीं है। नालंदा में छात्रावास तो है बट तक्षशिला में नहीं विद्यमान है। नालंदा में शिक्षकों के रहने के स्थान की व्यवस्था तो की गई बट तक्षशिला में नहीं की गई है। फिर आप देखोगे शिक्षण व केंद्रीय पाठ्यक्रम तो है नालंदा में, लेकिन तक्षशिला में इस चीज़ की व्यवस्था नहीं है। आप परीक्षा पद्धति देखो, नालंदा में विद्यमान है बट तक्षशिला में नहीं है। उत्तीर्णता के आधार पर उपाधियों का प्रदान नालंदा में तो होता है लेकिन तक्षशिला में नहीं होता। आप देखोगे कि नालंदा की जो शिक्षण व्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो तक्षशिला है उसकी व्यवस्था काफ़ी लचीली है। शिक्षकों को यहाँ पे संस्थान की मदद मिलती है सरकार के द्वारा बट तक्षशिला को इतना प्रमोशन नहीं मिलता।
क्लियर। तो आप ये सारी चीज़ें रीजन आप ऐसे इनका तुलनात्मक अध्ययन कर दोगे। मैंने आपको 9 पॉइंट बताए हैं, आप इसमें कुछ पॉइंट को लेकर इनका अध्ययन कर दोगे। क्लियर। यानी कि तुलनात्मक आप इनको लिख दोगे कि हाँ उपयुक्त विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन क्या है। फिर आप क्या करोगे, आप चाहो तो शुरू में तक्षशिला को लेकर जितनी जानकारी उसने दी है प्रश्न पूछने वाले ने, उस जानकारी को रिपीट न करते हुए आप W5H1 थ्योरी का उपयोग कर सकते हो कि जो तक्षशिला है उस समय गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पे चाणक्य और हिंसांग जैसे चाणक्य ने पढ़ाई की है और चाणक्य शिक्षक था यहाँ पे, और जो हिंसांग था वो यात्रा के दौरान यहाँ पर आया था। आप ये सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक। साथ ही जो मैंने आपको अभी बताया कि इसकी स्थिति जो थी वो 3 मार्गों पर थी, उत्तरापथ, उत्तर पश्चिम मार्ग, सिंधु नदी मार्ग, जो कि बेसिकली रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे संभव हो तो आप मैप का डायग्राम यहाँ दे दोगे तो आपको 1 नंबर अन्य की अपेक्षा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर। फिर आप देखोगे जब आप निष्कर्ष दोगे तो निष्कर्ष काफ़ी संतुलित दोगे कि दोनों प्रतिष्ठित व ज्ञान के अलौकिक केंद्र थे। हेनसांग ने इस चीज़ को बताया है, किंतु कार्य पद्धति दोनों में अलग अलग थी। समय काल का भी दोनों में अंतर था, लगभग 700 वर्षों का। आप देखोगे कि मगध साम्राज्य कब बना था, लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, और ये कब बना, 300-400 के आसपास एडी में। तो लगभग 700 वर्षों का अंतर है। और फिर देखोगे नालंदा विश्वविद्यालय संरचनात्मक क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहा। कहने का मतलब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया गया और इसमें जो योगदान था वो भारत सरकार का रहा। साथ ही भारत सरकार ने अपनी सॉफ्ट पावर को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, या आप कह सकते हो ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए इसको प्रमोट किया। ठीक। और आप देखोगे बुद्धा सर्किट के अंतर्गत भी नालंदा विश्वविद्यालय आता है। ठीक। और आपको पता है कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनवाया था। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और बाकी आपका आंसर काफ़ी आसानी से लिख जाएगा। ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का जो मूल भाव है वो इन पे आधारित है। आपको ये सामग्री लगभग नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगी कि इतने पॉइंट्स आपको कैसे याद हों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो उस पर थिंकिंग किया करें कि वास्तव में इन पॉइंट्स को हम कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। क्लियर। आप इनका उपयोग करके अच्छा अपना एक आंसर कर सकते हो और कोशिश किया करो ऐसे प्रश्नों में वर्तमान से जोड़ दिया करो। वर्तमान में भारत सरकार ने कौन सी स्कीम चलाई है, तो आपको पता है कई सारे सर्किट बना रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत भी इन सबको ला रही है। फॉरेन कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा रही है कि आप हमारे देश में आइए, यहाँ पर पढ़िए। तो ये सारे इनिशिएटिव या इंसेंटिव देना भी तो एक होता है प्रमोशन किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर। क्लियर। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। उम्मीद है आपको प्रश्न ये भले दिखने में बड़ा लगा होगा, लेकिन इसका उत्तर देखकर आपके अंदर एक खुशी जाहिर हुई होगी कि वास्तव में प्रश्न देखने में तो बड़े लगते हैं लेकिन होते ये बहुत छोटे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।